स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, वर्तमान अमरपाटन विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी। यहाँ पर हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, सम्मानित नगर निगम के महापौर अजय मिश्र बाबा जी, हमारे संगठन मंत्री रवि तिवारी जी, संगठन मंत्री सज्जन पटेल जी और हमारे मीडिया प्रभारी रफीक बनियाल जी। आज का विषय कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव को लेकर जो न्याय पत्र है उसके बारे में चर्चा करना है और कुछ स्थानीय मुद्दों की चर्चा करना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी को कि वो अपना संबोधन दें। ये सभी आदरणीय मित्रों, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, शहर के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, हमारे महापौर आदरणीय बाबा, हमारे तिवारी जी, हमारे पटेल जी, संगठन मंत्री, हमारे मीडिया प्रभारी हरिहर जी। आज ये जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई, ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको हमने न्याय पत्र नाम दिया है। उसके जो मुख्य बिंदु हैं, वैसे तो 48 पन्नों का ये डॉक्यूमेंट है। हर विषय पर एक दृष्टि है, विजन, कांग्रेस का आगे क्या करेगी कांग्रेस, उसका सबका समावेश है इसमें। तो लेकिन 5 जो मुख्य बिंदु हैं, एक है महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, हमारे जो श्रमिक हैं उनके लिए न्याय, और किसानों के लिए कृषक न्याय, और एक है हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो सबके लिए सब उसमें शामिल है। मुझे प्रसन्नता है आज आप सबके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूं, और मैं समझता हूँ 18 वर्षों बाद, 17 वर्षों बाद, हालांकि हम पड़ोसी ज़िले के हैं, यहाँ का प्रभारी मंत्री भी मैं रह चुका हूँ, लेकिन ये बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुझे अवसर मिला है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का। प्रदेश कांग्रेस ने मुझे निर्देश दिया था, आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए अपने विजन को, भविष्य के विजन को न्याय पत्र के माध्यम से देश की जनता के सामने रखा है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपनी 400 किलोमीटर की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जिसका नाम दिया गया था, और उसके बाद 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने की थी, और वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग उनसे मिले थे, उनसे उनका संवाद हुआ था। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी, समसामयिक विषयों पर चर्चा की थी। तो उनके समाधान हेतु इस चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी, जो मुख्य 5 बिंदु आपको हमने बताए हैं उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। इस न्याय पत्र में वो सब शामिल है। सबसे पहले है युवा न्याय। इसमें ये कांग्रेस ने तय किया है कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप योजना के तहत दिया जाएगा, उसको अधिकार के रूप में। एक भर्ती भरोसा है, 30 लाख पद खाली, 2 करोड़ वादा हर वर्ष रोजगार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का था, लेकिन बामुश्किल जो हमारे पास आंकड़े हैं 5 या 6 लाख पद भरे गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। अभी भी 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली है। तो कांग्रेस ने ये तय किया है
कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो 30 लाख पद एक वर्ष के भीतर भरे जाएंगे। युवा जो परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है पेपर लीक की, और हर राज्य में आप देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो महामारी है, वहाँ तो 7 इम्तहान घोषित हुए, सातों के साथ की परीक्षा लीक हो गई। तो ये इसके लिए एक कानून बनेगा, और जो अपराधी होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनेंगे, उसमें उनका ट्रायल होगा और सज़ा मिलेगी, और मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी कि भविष्य में पेपर लीक ना हो। फिर हमारे गिग वर्कर्स से तात्पर्य है जिस तरह से आपके ये डिलीवरी बॉयज़ हैं, आज हज़ारों की संख्या में। अब लोग दुकानों में ख़रीदारी करने कम जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपके घर में सामान पहुंच जाता है 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। लेकिन बड़ा असुरक्षित व्यवसाय है इन नौजवानों का। इनको संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा गारंटी हम लोग देंगे, ताकि ये भी इनका भी भविष्य अंधकारमय ना हो। युवा रोशनी युवाओं के लिए एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें एक 5,000 करोड़ का कॉर्पस रखा जाएगा स्टार्टअप्स के लिए। रोजगार स्वयं का करना चाहते हैं तो उस कॉर्पस के माध्यम से किया जा सकता है। जो फंड है इक्विटी का, बाकी बैंक लोन देंगे। 5,000 करोड़ भी राशि पर्याप्त है, अवसर ज़रूरत पड़ने पर ये बढ़ाई की जाएगी। फिर इसके बाद हम लेते हैं महिलाओं की नारी न्याय, उसका नाम दिया है हम लोगों ने नारी न्याय। इसमें सबसे पहली एक योजना है हमारी महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना के तहत परिवार की जो मुखिया नारी होगी, गरीब परिवारों की, उनको 1 लाख प्रति वर्ष राशि दी जाएगी, ताकि वो परिवार मुकम्मल रूप से सामान्य चीज़ों का क्रय कर सके, वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके, और एक उसको सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा हो, ये देने का प्रावधान है हमारे न्याय पत्र में। और आधी आबादी महिलाओं की, ये तय किया है हमारी पार्टी ने कि 50% पद भारत सरकार जितने भी हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, यानी 50% पुरुषों के लिए और 50% महिलाओं के लिए। शक्ति का सम्मान, ये जो हमारी महिला गांवों में काम करती हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, हमारी शहरों में ऊषा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएँ बहुत मेहनत करती हैं। और आप भी सहमत होंगे कि कोविड काल में इन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया था, और जनता से संपर्क इन्होंने उन परिस्थितियों में भी बनाए रखा। तो इनको जो राशि मिलती है उसमें केंद्र सरकार देती है और कुछ अंश राज्य सरकार का होता है। तो ये तय किया है हमारी पार्टी ने कि जो अभी राशि केंद्र सरकार दे रही है, अपना अंश दे रही है, उसको दुगना करेगी। जो भी दे रही है उसको दुगना करेगी। आशा के लिए, ऊषा के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएँ, ये सब करेगी। फिर हमारी अधिकार मैत्री योजना है, ये एक महत्वपूर्ण नई योजना शुरू कर रहे हैं। हर गांव में एक महिला मित्र करके एक महिला की नियुक्ति होगी, जो गांव की महिलाओं को उनके क्या कानूनी अधिकार हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे वो लाभ ले सकती हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को, बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित भी है या कम शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, वो समझ नहीं पाती कि उनको किस किस योजनाओं से लाभ मिल सकता है। तो उस महिला मित्र का अधिकार मैत्री नाम दिया है योजना का, वो इनको समझाएगी। फिर जो शहरी हॉस्टल्स महिलाओं की, उसकी बड़ी ज़रूरत है। आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी लड़कियां पढ़ती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, और कहीं कहीं तो बड़े आश्चर्यजनक दृश्य होते हैं। हमारे ही क्षेत्र अमरपाटन के कॉलेज में 4,000 स्टूडेंट्स हैं, 4,000 में 2,500 लड़कियां हैं और 1,500 लड़के हैं।
इतनी बड़ी संख्या में, तो गाँवों से आती हैं, रोज़ाना जाना दिक्कत, और बड़े शहरों से में आती हैं। तो सावित्रीबाई फूले हॉस्टल्स, क्षमा करें, ये अभी चल रहे हैं। इनकी पर्याप्त संख्या बनाई जाएगी, इनका क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। ये हमारी नारी न्याय योजना है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फिर एक श्रमिक न्याय है, जो हमारा एक कमज़ोर कड़ी है हमारे समाज की, जो गांवों में भी श्रम करती है, शहरों में भी बड़ी मात्रा में काम करती है, और हमारी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, बिना इनके सहयोग योगदान के चल नहीं सकता से। तो इनके लिए भी न्याय देने के लिए योजना है। एक तो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, उसमें अभी जो प्रावधान है, अलग अलग ज़िलों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन रीवा में भी मुझे लगता है 223 रुपये से ज़्यादा प्रतिदिन मजदूरी नहीं होगी। अब 223 रुपये अगर आप देंगे इस महंगाई के समय में, जहाँ हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उसका गुजारा तो नहीं होगा। और गुजारा नहीं होगा इसलिए वो काम करने वहाँ नहीं आएगा, वहाँ काम नहीं करेगा तो पलायन होगा, बाहर जाएगा। तो हमारे यहाँ के श्रमिक, कोई महाराष्ट्र चला जा रहा है, कोई गुजरात चला जा रहा है। ये हर राज्यों में ये स्थिति, उत्तर भारत के राज्यों से, दक्षिण में नहीं है ये स्थिति, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों से, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हमारा प्रांत हो, और भी तमाम प्रदेश हैं, उनका पलायन होता है दूसरे शहरों में। और वो खुशी खुशी नहीं जाते हैं, क्योंकि परिवार से दूर रहना पड़ता है। वहाँ किन परिस्थितियों में काम करते हैं, पैसा उनको मिलता है नहीं मिलता, बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं। तो ये तय किया है हमारी पार्टी ने कि मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा, और इसका समय समय पर रिवीजन भी होगा आवश्यकतानुसार। तो मजदूरों को 400 रुपये प्रतिदिन, और शहरी रोजगार गारंटी भी शुरू करेंगे। जिस तरह से मनरेगा है, रोजगार गारंटी ग्रामीण अंचल की है, तो शहरों में भी इस योजना की शुरुआत पार्टी करेगी, और उसके लिए भी जो उचित दर होगा वो निर्धारित करेगी। फिर हमारा सबको स्वास्थ्य योजना एक बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, और राजस्थान में ये अशोक गहलोत जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी, लोगों को लाभ भी मिलने लगा था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को, जो गरीब परिवार है, सामान्य परिवार है, ये सबके लिए होगी करीब करीब, उस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज होगा। 25 लाख रुपए, इसमें सब तरह के ऑपरेशन हैं, ट्रांसप्लांट्स हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, आप जानते हैं कितने महंगे होते हैं। फिर आफ्टर ऑपरेशन हेल्थ केयर जो होता है, वो भी एक लंबी, वो भी इसमें कवर्ड है। यानी हर तरह की जो हेल्थ से संबंधित परेशानी है, आवश्यकता है, सब इस योजना से कवर की गई है। और इसके बाद हमारे हाँ, फिर एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो मजदूरों के लिए और वर्कर्स के लिए जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, या उनका जीवन बीमा है, उनका टोटल बीमा से कवरेज सबका, मजदूरों का और जो वर्कर्स हैं शहर में, गांव में, उनका किया जाएगा। और एक है सुरक्षित रोजगार। आप भी शायद इससे सहमत होंगे कि अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें हर विभाग में करीब करीब, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार हो, आजकल कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था शुरू हो गई है, और कोई स्थायी रोजगार नहीं दिया जाता है, जिससे हमेशा दुविधा रहती है काम करने वाले को, कब निकाल दिया जाए, उसको कोई उसके अधिकार नहीं मिलते, सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम ख़त्म करके स्थायी रोजगार वाली व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग करेंगे। फिर किसान न्याय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा विषय है, किसान न्याय का।
इसमें एक तो है सही दाम। आज देखें, हमारा किसान आंदोलित है देश भर का, और ख़ास करके चूँकि दिल्ली नज़दीक है उत्तर भारत के राज्यों से, तो वहाँ के लोग जल्दी पहुँच पाते हैं, और मध्य प्रदेश या अन्य प्रांतों के लोग किसान चाह कर भी नहीं पहुँच पाते, क्योंकि यहीं रेलवे स्टेशन से उतार दिया जाता है। यहाँ से चले तो मानिकपुर में उतर जाते हैं या डबौरा में उतार देते हैं, तो वो पहुँच नहीं पाते। उत्तर भारत के लोग उसमें शरीक रहते हैं। 2 वर्ष पूर्व भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था आप सब परिचित हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये वहाँ पर अपने समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। समर्थन मूल्य अभी दिया जाता है, एमएसपी में खरीदी होती है निसंदेह, लेकिन बहुत कम राशि। किसानों की जो लागत है, और लागत बढ़ती जा रही है। आप सहमत होंगे कि जो खाद लगती है, यूरिया हो, डीएपी हो, या कीटनाशक लगते हैं, बीज जो लगता है, सबके दाम बहुत ऊपर हो गए, बढ़ गए, और उसके अनुरूप जो अभी समर्थन मूल्य है वो पर्याप्त नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जो किसान मांग रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग ने जो प्रस्ताव किया है C2 + 50%, वो किसानों को दिया जाएगा, किसानों का हक है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, उसमें न्याय पत्र में है। और फिर उचित आयात निर्यात नीति। अभी आपने देखा होगा कहीं कहीं अचानक निर्यात खोल देती है सरकार गेहूं का या चावल का, और यहाँ पर भावों में बड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो यहाँ की परिस्थितियों को और किसान की स्थिति को देखकर ही आयात निर्यात नीति केंद्र सरकार बनाएगी। और फिर जीएसटी मुक्त खेती। अभी हर वस्तु पर जीएसटी लगती है। मुझे स्मरण है जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी, बड़ा उनका भाषण चलता था कि दही पर भी जीएसटी, दूध पर भी जीएसटी, सारी चीज़ पर जीएसटी। आज क्या है, आज कोई भी आइटम अगर पैक्ड है, पैकेज, दूध हो, दही हो, नमक हो, उसमें जीएसटी लगती है। और किसान भी जितनी चीज़ें इस्तेमाल करता है जीएसटी लगती है, और 18% न्यूनतम 18% का स्लैब है किसानी में, और किन्हीं किन्हीं वस्तुओं में 28% है। तो जीएसटी समाप्त की जाएगी किसानों के लिए। और फिर एक फसल बीमा की बात आती है, अभी लागू है, लेकिन आप पता करें, जानकारी लें किसानों से। जहाँ कहीं ये आती है, दुर्घटना होती है, ओले गिरते हैं, मिलती है, कब मिलती है इसका भी पता नहीं रहता है। तो हमारे इसमें खेत को इकाई हम बनाएंगे। अगर एक गांव में किसी एक किसान के खेत में जब ओले जब गिरते हैं, आप देखें कि उसमें से किसानी में रुचि रखते हैं या जानकारी रखते हैं, ओला जब गिरता है तो एक लाइन से गिरता है। अब गांव के ही 5-7 जो लाइन में आते हैं खेतों में, फसल प्रभावित है, नष्ट हो गई, बाकी गांव की खड़ी हुई फसल। तो वर्तमान नियमों में उसको राहत नहीं मिलती, तो इसमें खेत इकाई, एक खेत को इकाई माना जाएगा, हर किसान के खेत में, और 30 दिनों के अंदर वो बीमा की राशि उसके खाते में सीधे ट्रांसफ़र होगी। ये हमारी योजना है। और हिस्सेदारी का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी हर वर्ग। तो ज़रूरी है कि जानकारी हो कि किस वर्ग की कितनी आबादी है। हमारा सेंसस तक नहीं हुआ है, और पिछला सेंसस 2011 में हुआ। 2021 ये परंपरा है, ये प्रैक्टिस है कि हर 10 वर्ष में सेंसस होता ही है। उसमें भी गणना होती है, जातिगत नहीं होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, ये उस पत्र में, उस सर्वेक्षण में झलकती है। तो 10 वर्षों से नहीं हुआ है, या 12 वर्ष हो गए हैं, नहीं हुआ है। तो इसमें जातिगत जनगणना होगी, और कितने पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्गों में भी अन्य जातियाँ उसमें समाहित हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, उनकी क्या संख्या है,
दूसरे वर्गों में कितनी जनसंख्या है वो गिनती होगी, और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम कहते हैं, वो अति गरीब, गरीब और अति गरीब, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या जो दूसरे ओबीसीज हैं उनके समकक्ष वो पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया। ये सारी चीज़ें उस हमारे जो जनगणना होगी उसमें झलकेगी। फिर आरक्षण का हक, अभी आरक्षण की सीमा, अनेकों जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कई राज्य सरकारों ने बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 50% कट ऑफ है, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे। तो कांग्रेस पार्टी जनगणना को ध्यान में रखकर जो सर्वे होगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 50% के कैप को हटाएगी, ताकि जो और गरीब हैं उनको और ज़्यादा आरक्षण मिल सके। और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है अगर, तो वो भी कांग्रेस करेगी। फिर आजा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सब प्लान, एक इनके लिए अतिरिक्त से बजट आता है, केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार भी अपने बजट में उसका प्रावधान करती है। तो इनकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुरूप उतना प्रतिशत बजट इन हमारी जो योजना है, सब प्लान्स हैं, उसमें आवंटित हो। ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। फिर इसके बाद है कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ शेड्यूल का ही अपने पड़ोस का ले लीजिए, और उमरिया पहले एक ही थे, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया एक ही जिले, वहाँ मात्र 8 में से 1 सीट सामान्य है, बाकी सब आरक्षित है, और वो भी आदिवासियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो जहाँ संख्या ज़्यादा होगी तो हम उसमें पेशा कानून लागू करेंगे। पेशा कानून का अपना अलग अवधारणा है, जिसमें स्थानीय स्तर पर ही निर्णय लिए जाते हैं, काउंसिल बनती है आदिवासियों की, और जो सामान्य पंचायती राज है वो नहीं लागू होता, पेशा जहाँ अपन लागू करते हैं। ये हमारी जो न्याय पत्र है हमारा, उसका इस तेज़ी से नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने अभी कुछ दिन पहले, चुनाव शुरू होने के 10 दिन पहले, उन्हीं सज्जन ने इस्तीफा दिया। यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अंदर, कुछ मतभेद इतने गहरे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त से, ये बात समझ में आती है। तो आप देखें कि हमारा चुनाव आयोग, क्या परंपरा रही है। आप शेषन जी का समय याद करें, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी सेशन तैयार रहते थे कार्रवाई करने के लिए, और नोटिस मिले थे। हमें लगता है नरसिम्हा राव जी को उन्होंने नोटिस दिया था। लेकिन आज हमारा जो चुनाव आयोग है इतना पंगु हो गया है, इतना प्रभावहीन हो गया है, शक्तियां रहते हुए, संवैधानिक संस्था है, सरकार का कोई दखल नहीं होता, और इसीलिए कि ये इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे, सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्गदर्शिका दी थी एक बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस और आपके प्रधानमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष, तो इसमें किसी एक दल का बहुमत नहीं होता और बेहतर निर्णय होते। लेकिन तत्काल, क्योंकि सूट नहीं करता था मोदी जी को, तो उन्होंने तत्काल इसमें संशोधन कर दिया, एक कानून ले आए लोकसभा में, और फिर उसमें प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामित मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। तो अभी 2-2 चुनाव आयुक्तों की कैसे नियुक्ति हुई आप लोगों ने देखा। तो ये सब खतरे में। सीएजी, जो सीएजी है, 2G घोटाला याद करें, तथा कथित, आज तक कोई प्रूव नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया, लेकिन 1,75,000 करोड़ की विनोद राय ने एक आंकड़ा दे दिया कितना घोटाला हुआ और किस तरह उसका दुरुपयोग। आज सीएजी ने कई ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं, लेकिन कोई प्रचार प्रसार नहीं, बाहर आती नहीं है। ये संस्थाएं अब स्वतंत्र रहें, इंडिपेंडेंट रहें, तो ये एक आवश्यक बात है देश में। फिर बड़ी लंबी कहानी है, हर बार वो मुकर जाते हैं, कहीं किसी वादे को जुमला कह दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है, अब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ मीडिया पर, ये आप मत सोचिएगा, लेकिन कोई ना कोई कारण है जिससे
वस्तुस्थिति, वास्तविकता देश की जनता के सामने नहीं आ पा रही है, जबकि लोकतंत्र में मीडिया का उतना ही रोल होता है, उतना ही उसकी जिम्मेदारी होती है जितनी विधायिका की, जितनी कार्यपालिका की, जितनी न्यायपालिका की। इतनी बड़ी शक्ति मीडिया के पास है। आम आदमी से जुड़ा है, मीडिया सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, और पहले होता था, प्रधानमंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते थे, जवाब देना पड़ता था, कटघरे में मीडिया खड़ा करती थी। तो मीडिया का एक अलग ऑरा था, एक अलग ताकत दिखती थी मीडिया। आज थोड़ा सा कमज़ोर हो गई है। ये कहते हुए हम ज़्यादा और कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसमें मैं समझता हूँ किसी को आहत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख लें कितने वादे थे, अब 14 में आए, और जुमलों तो छोड़ दीजिए, वो चर्चा करना व्यर्थ है। 14 में जब आए तो 15 लाख का वादा, हर खाते में 2 करोड़ रोजगार का वादा, और उसके बाद जब सत्ता मिल गई तो अमित शाह जी ने किसी एक सभा में कह दिया वो तो जुमला था, और 2 करोड़ रोजगार वाला वादा भूल गए। 30 लाख पद खाली, वो भरा नहीं, 2 करोड़ कहाँ देंगे। पेट्रोल डीजल की बात की थी, दाम घटाने की बात की थी, और उनके जो प्रवक्ता हैं तथाकथित बाबा हमारे रामदेव जी, वो तो कह रहे थे डीजल 30 रुपया होगा, पेट्रोल 40 रुपया होगा। और मोदी जी एक भाषण मैं सुन रहा था रास्ते में पुराना, वो कह रहे थे जब वोट डालने जाइएगा तो गैस सिलेंडर जो उसको प्रणाम करके जाइएगा, उसको नमस्कार करके जाइएगा वोट डालने। 14 के चुनाव के पहले की, तो ये सारी बातें होती थी। और गैस सिलेंडर के क्या रेट थे क्या नहीं, आज उस समय महंगाई का बड़ा रोना था, गाना बना था, बड़ा सुनने में आनंद आता था, महंगाई डायन खाए जाए, महंगाई डायन। अब किस कमरे में प्रधानमंत्री निवास में वो बैठी है डायन हमें पता नहीं, लेकिन 400 रुपये का सिलेंडर महंगा था, आज 950 का 1000 का है तो सस्ता है। फिर आप दाल देखिए, तेल देखिए, 60 रुपये अरहर की दाल, 65 रुपये आपका खाने का तेल। आज अरहर की दाल 180 रुपये किलो पहुँच गई है, 190 रुपये किलो पहुँच गई है, खाने का तेल 150 के ऊपर चल रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है, और कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है इनकी प्रशासन व्यवस्था पर। कहते कुछ थे, और आज हमारे ऊपर, जनता के ऊपर देश की इतनी महंगाई उन्होंने ला दी है। और किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी जी ने किया है। सबसे पहले आप याद, तो जी ने कहा था कि 50-50 हज़ार रुपये की माफ़ी, लेकिन उसके बाद माफ़ी नहीं हुई। किसी भाजपा सर ने किसान के सरकार में आने के बाद खुद नहीं, कांग्रेस ने किया। याद है आप, मनमोहन सिंह जी मंत्री थे, 1000 रुपये माफ़ किया था किसानों का। फिर जब जी की सरकार थी 1.5 वर्षों के लिए, तो माफ़ी हुई, लगभग 70 किसानों का प्रमाण पत्र को जारी हो गए बैंकों के द्वारा, फीसदी काल के कारण जाने के कारण वो नहीं होता, लेकिन माफ़ी करी तो होते नहीं। फिर मोदी की गारंटी उन्होंने भाषण था कि किसी को 3100 रुपये क्विंटल धान कीमत और 250 क्विंटल गेहूँ खरीदेंगे न्यू समर्थन मूल्य, ये ने घोषणा की थी, आप प्रचारित भी हुई थी। देखिए कितनी बड़ी जनता, बहुत विषय का नहीं हो। अब कैसे भाषण में एक टेलीप्रॉम्प्टर, एक यंत्र आ गया है, ये भी आप लोग जानते हैं। धान की कीमत हमेशा गेहूं से कम रहती है, और गेहूं की कीमत समर्थन मूल्य में 100-150 रुपये ज़्यादा रहती है। अभी पता कर लीजिए, धान हमारी 2150 में खरीदा था सरकार, ये भी करीब इन्होंने घोषणा 27 धान की, और एक गेहूं की, और 3100 रुपये धान का चला। बोरा भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में इन्होंने नहीं खरीदा, और गेहूं की का भी खरीदी शुरू हो गई। इसमें भी देख लीजिएगा कि उनको 2700 मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो देखिए, असत्य कथन और छल झूठ इनकी आदत में है के। और लाडली बहनों को मामा हम चारे चले गए, और पिछली भाजपा की सरकार में जो योजना इसका बड़ा योगदान था, क्योंकि लोग जो अनुमान लगाते थे, और फिर मीडिया में सारे प्रिडिक्शंस थे, वो कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश बनती हुई देख रहे। लाडली बहना ने जो 1250 शिवराज ने किया, महिलाओं ने चुपचाप वोट दिया,
घर के पुरुषों को नहीं पता लगा और उसके बाद वोट देके अंदर हो गई, इसलिए माहौल ही ना, इतने वोटों से इतनी सीटें आने बाद किसी पार्टी की इतना होता है, माहौल होता है, कुछ नहीं था, बिल्कुल ठंडा था। लोग सोच रहे थे हो क्या गया, आश्चर्यचकित थे लोग। ये बहुत बड़ा वो था। और फिर शिवराज ने क्या कहा कि अभी 1250 है, सरकार बनने के बाद 3000 देंगे। अब वो सरकार बने हुए तो कई महीने हो गए हैं, 3000 नहीं आया है। और भी कुछ क्या जी जी जी, तो सभी वर्गों को लाभ। अरे ये कांग्रेस तो हमेशा देती रही, गरीबों को उठाने के लिए, कमज़ोर वर्ग तबकों को उठाने के लिए। महिला एक हम ये नहीं कहेंगे कमज़ोर है, लेकिन फिर भी हम लोगों के सिस्टम में अभी उसको उतनी ताकत नहीं मिली जितना हम लोग चाहते हैं मिले। राज्य सरकार के घोषणा पत्र में भी थी, हम ही अध्यक्ष थे उसके, हमने रखा था ओल्ड पेंशन स्कीम को। बीजेपी जो पूरा कैंपेन है, बीजेपी पूरे कैंपेन को शिफ्ट कर रही है कि अब की बार 400 पार नेशनलाइज एजेंडे को प्लॉट कर रही है हर जो भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। आपको क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दे कितने प्रासंगिक हो पाएंगे आपके एंड से जब आपके कैंडिडेट इलेक्शन में है? क्योंकि स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए, क्या आप ये मानते हैं लोकसभा चुनाव में? क्योंकि वो पूरी तरह से फोकस्ड है नेशनल इश्यूज को प्लेस करने में। राम मंदिर का मुद्दा, 400 पार, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है, बहुत बेहतर। अब देखिए 400 पार का जो नैरेटिव है वो एक परसेप्शन क्रिएट करने का, विपक्ष डर जाए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो हैं इन्वॉल्व हैं इलेक्शन प्रोसेस में वो भी दबाव में रहे। ये मोदी जी का तो पुराना खेल है 400 पार। लेकिन जो मोदी जी चाह रहे थे कि राम मंदिर सेंटर ऑफ कैंपेन में रहे, राम मंदिर का आप नाम ले रहे हैं मोदी जी? नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सीडीएस लोक नीति का सर्वे आपने देखा होगा, जो इश्यूज उन्होंने जिस पर प्रश्न किया था, तो बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, 72% लोगों ने, यानी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर में तो 2% लोगों ने अपनी बात कही कि हम राम मंदिर के आधार पर वोट करेंगे। तो अब राम मंदिर से शिफ्ट हो रहे हैं। और जहाँ कमज़ोर है मोदी जी, भाजपा सरकार जहाँ विफल रही है वो बेरोजगारी बढ़ने से की है, महंगाई बढ़ने की है। मोदी जी बहुत चिंतित हैं। तभी ना अब ये बताइए, ये कौन सा प्रचार है कि विपक्षी नेता सावन के महीने में मटन और मछली का मजा उड़ा रहे हैं, इसमें मुगलिया संस्कृति दिख रही है। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री इस तरह से बात करे? मैंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी भाषण सुना है हमने, और छोड़ दीजिए इंदिरा जी और नरसिम्हा राव जी, वो सब, अटल जी का सुना है। क्या बात करते थे उस समय? अटल जी कहते थे 50 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है और आगे हम देश को और ले जाएंगे। यानी 50 सालों को उन्होंने डेमोनाइज नहीं किया, ये नहीं कहा कि कुछ नहीं हुआ देश में। जो आज के प्रधानमंत्री कहते हैं 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। तो ये उनका अब फिर शिफ्ट हो गए हैं, अब वो मटन पे आ गए हैं, कपड़े पे आ गए हैं, और इसी तरह अप्रासंगिक मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस के न्याय पत्र को क्या कह रहे हैं मोदी जी? उन्होंने पढ़ा भी नहीं, एक लाइन भी नहीं पढ़ी लगता मोदी जी ने। लेकिन अब हो गया, उनको तो कुछ कहना है, भटकाना है लोगों को, तो उन्होंने कह दिया कि न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है कांग्रेस की। अब बताइए, मुस्लिम लीग की छाप। अब मैं प्रमाण आपको देता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग का किसी के साथ था, वास्ता था, साथ काम किया है, तो वो आपका हिंदू महासभा, जो आपकी भाजपा जनसंघ, भाजपा जनता पार्टी जनसंघ हिंदू महासभा, वहाँ से रूट्स हिंदू महासभा से 1936 में, आप वेरीफाई कर लीजिए, 1936 में सावरकर जी ने हिंदू महासभा के सम्मेलन में प्रस्ताव रखा था
टू नेशन थ्योरी का, कि हिंदुओं का देश अलग हो, मुसलमानों का देश अलग हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। भाजपा के जो पुराने मदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया, और फिर 1940 में 4 साल बाद मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव यही दोहराया था कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, समानता विचारों। फिर 42-43 में चुनाव हुए थे देश में, सीमित चुनाव होते थे, सीमित अधिकार थे विधानसभाओं के, और सिर्फ 7 राज्य थे। मद्रास था, नीचे दक्षिण भारत के सारे राज्य मद्रास में आते थे। मुंबई था, मध्य के सारे वो आते थे। यूनाइटेड प्रोविंसेस था, तो हम लोग यूपी सब उसमें आते थे। बंगाल था, इसमें आपका बिहार, उड़ीसा और बंगाल, बांग्लादेश, ये सब आता था। पाकिस्तान में जो है सिंध था, पंजाब था, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। जब चुनाव हुए तो 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग का बहुमत आया था, और उनके साथ आपके हिंदू महासभा भी थी। दोनों ने सरकार मिलकर, बंगाल में और सिंध में, 2 प्रांतों में सरकार मिलकर बनाई थी, ठीक है, मिलकर बनाई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में मंत्री थे। तो अब मुस्लिम लीग का किससे संबंध है? कांग्रेस का संबंध है कि भारतीय जनता पार्टी का संबंध है? बताइए। तो ऐसे अप्रासंगिक चीज़ों के ऊपर जनता का ध्यान ले जा रहे हैं। इससे ये पता चलता, और उनकी शैली देखिए, बोलने का अंदाज देखिए, तलखी आ गई है मोदी जी, यानी असहज हैं मोदी। 272 भी बचाना मुश्किल लग रहा है उनको, समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से वो विषय से भटक रहे हैं। 185 आ गए। हाँ, नहीं, 2 में आएगा तो ये भी होगा आगे चलेगा। अब जब सब बराबरी पर आ जाएंगे। आरक्षण थोड़ा सा खतरे में आ गया था, तो आपके कमलेश्वर पटेल जी, हम लोग विधानसभा देखने गए थे, वहाँ सदन देखने गए थे कि गौतम जी के द्वारा इतना कूद रहे थे, लग रहा था छत टकरा जाएगी।